जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमएमपीसी 007 बिजनेस कम्युनिकेशन का ये पिछले 5 सालों का एनालाइज्ड क्वेश्चन पेपर्स का रैपिड रिवीजन जिसको हम शॉर्ट्स की फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन और इसके रोल और इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। तो पहला सवाल जो हमसे पूछा गया है कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में होता क्या है कि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के बीच में, राइट, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन, ओके, राइट, इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जैसे हमें सरकार के किसी रूल को फॉलो करना है, उनको कोई रिपोर्ट करनी है, उनको कोई ऑडिट प्रोवाइड कराना है, तो ये सब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या क्या फीचर्स रहते हैं गाइस बिजनेस कम्युनिकेशन के? देखिए, कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अगर मैं किसी बात को सही से समझ पाऊंगा तो मैं लोगों के साथ मिलकर काम कर पाऊंगा, मैं सही डिसीजन ले पाऊंगा, मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि मुझे अपने केआरएस यानी कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, ठीक है, मुझे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, मेरा मोराल हमेशा हाई रहेगा, मुझे किसी से बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कस्टमर और स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशंस अच्छे कर पाऊंगा, इंटरनल ऑपरेशंस ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, ब्रांड बिल्डिंग में मदद मिलेगी, क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे ये कंपनी लगातार अपने एम्प्लॉयज को न्यूज़लेटर भेजती है ताकि उसके एम्प्लॉयज अपडेट रह सकें उनकी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के साथ, ओके, और स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ वो लोग अलाइन कर सके। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन एक स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करता है इन अलाइनिंग इंटरनल प्रोसेसेस विद एक्सटर्नल डिमांड। कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गाइस, ओके, राइट। तो एक्सटर्नल डिमांड तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही आएगी ना। किसी सर्विस की, आईटी सर्विस की डिमांड हो रही है कि हमें कोई प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं, एक फॉरेन क्लाइंट है, उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर ऐप बनाना है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिमांड हमेशा बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मैं इस डिमांड को ट्रांसलेट कर पाऊंगा इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर कि हमें क्या क्या ज्यादा इफेक्टिव करना चाहिए ताकि हम इन सभी डिमांड को फुलफिल कर सके, तो इसको बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। और ये स्ट्रैटेजिक रोल है कम्युनिकेशन का, जिससे हम एक्सटर्नल डिमांड को इंटरनल प्रोसेसेस के साथ ट्रांसलेट कर सके, राइट, इन अ कॉर्पोरेट सेटअप। क्या क्या फंक्शंस होते हैं गाइस? देखिए, कम्युनिकेशन इट कम्युनिकेट्स द विजन, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड कल्चर को बिल्ड करने में मदद करता है, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है अगर क्लियर टास्क एलोकेशन हो जाए। और क्लियर टास्क एलोकेशन का मतलब ही क्या है कि अगर आपको आपका काम समझ में आ जाए तो सपोर्ट्स कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, फैसिलिटेट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड टीम कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल रिपोर्ट्स टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टाइप जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर दो टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट। सो आइए बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया, राइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भाई जो स्पोकन या रिटर्न वर्ड्स होते हैं, शब्दों के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है वर्डलेस क्यूज, जैसे बॉडी लैंग्वेज, टोन, अपीयरेंस, ओके। इससे कोई मैसेज अगर किसी को मिले तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं आप किसी दुकान के बाहर से होकर गुजरते हैं तो अंदर रखे हुए या अंदर लोगों को बर्गर खाते हुए अगर आपके मुंह में पानी आ जा रहा है कि यार भूख तो बड़ी लगी है, चलो चलते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज और टोन या बहुत सारी चीजों की वजह से आपको कोई मैसेज आप तक पहुंचा, इसलिए हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नाउ सो कौन कौन से चैनल के थ्रू हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं और कौन कौन से चैनल के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं? तो जैसे हम मीटिंग में ओरल, आप अभी एक क्लास ले रहे हैं तो ओरल, ईमेल्स लिखते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। लेकिन जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट, पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, टोन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? मैं माफी चाहूंगा गाइस,
सॉरी सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आया। टोन ऑफ वॉइस, ठीक, ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। शब्द मेरे सेम है लेकिन टोन ऑफ वॉइस अलग अलग है। मैं माफी चाहूंगा गाइस आप सभी लोगों से। समझ में क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, राइट। आई कांटेक्ट, अगर किसी को घूर के देख लेते हैं एकदम ऐसे, है ना, साइड आई देते हैं किसी को। पोस्चर, अच्छा, समझ में आ रहा है। रिलैक्स्ड है, एकदम फॉर्मल है। गेस्चर्स, ठीक है, राइट नाउ। फीडबैक डायरेक्ट और स्ट्रक्चर्ड होता है जब वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। मान लेते हैं मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप कमेंट कर दे कि सर लेक्चर समझ में आया ही नहीं सर, लेक्चर बहुत मजेदार है सर, पेपर में पास हुए। तो यार प्लीज ऐसे कमेंट वगैरह कर दें आप, ठीक है। मुझे भी मजा आता है जब आपसे इंगेजमेंट मिलती है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। नाउ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या है कि इनडायरेक्ट फीडबैक में होता है और स्पेंटेनियस होता है, राइट। वर्बल कम्युनिकेशन का हम लोग यूज करते हैं सेल्स पिच में, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जनरली फीडबैक लेने के लिए काम होता है। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जनरली कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। स्माइल, क्रॉस्ड आर्म्स, साइलेंस, ओके, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज द वेरियस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जांपल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें हम शब्द बोले ही नहीं, फिजिकल बिहेवियर से आपको या फिर विजुअल क्यूज मिले, ठीक है, राइट। जैसे काइनेसिक्स, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स और पोस्चर्स आते हैं इसके, ये पहला टाइप है। दूसरा है पैरा लैंग्वेजेस, जैसे मैं आपसे, जी बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, समझाते हैं, ओके। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? पिच, टोन, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, पैरा लैंग्वेजेस, ओके। पैरा लैंग्वेजेस में फिलर्स वगैरह भी आते हैं, जैसे आपको ये समझ में आ रहा है क्या? यस, नाउ दीज आर पैरा लैंग्वेजेस। प्रॉक्सिमिक्स, मान लेते हैं ये कोई रमेश है, रमेश का डिलीवरी बॉय यहीं इसके सामने खड़े होकर इसको कोई डिलीवरी दे दे कि भैया ये बॉक्स पैकेट जो है वो आप रख लो, ठीक है, राइट। इसके और इसके बीच के जो गैप है, इसका जस्ट सिर्फ मान लेते हैं कि गैप ही सिर्फ और सिर्फ, गाइज आप ऐसा मान के चलिए कि इतने करीब नहीं आते हैं डिलीवरी गाइज, ओके। ओके रमेश, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सो होता क्या है कि हम अलग अलग लोगों के साथ जो डिस्टेंस है गाइस उसको मेंटेन करके रखते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल स्पेस या फिर डिस्टेंस। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। हैप्टिक्स, टच बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे अगर किसी को शाबाशी देनी हो तो शोल्डर पर टच करते हैं और पैट करते हैं जनरली, ओके। रब कर रहा है तो फिर वो एक वो आपको परेशान कर रहा है गाइस, ओके। नाउ, अपीयरेंस, ड्रेस, ग्रूमिंग, कलर सिंबलिज्म, क्रोनोमिक्स, यूज ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी, इससे भी पता लगता है किसी व्यक्ति के बारे में। तो हम आई कांटेक्ट को अटेंटिवनेस के साथ शो कर सकते हैं अगर मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिस्कस देम ब्रीफली। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल आता है, ओरल में फॉर्मल आता है, ओरल में इनफॉर्मल भी आता है। जैसे जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो फॉर्मल, मीटिंग्स देते हैं तो फॉर्मल, टीम के साथ अगर आपको काम करना होता है तो आप इनफॉर्मल, पीयर डिस्कशन करना होता है तो इनफॉर्मल, मेरे जैसी मजेदार क्लास देनी होती है तो होनी तो ये फॉर्मल चाहिए गाइज। लेकिन आपको देखिए, आप आजकल जो ब्रेन रॉट हो रहा है ना, आप लोगों ने इतनी देर रुके भी नहीं होंगे। मुश्किल लगता है मुझे कि कितने बच्चे रुके होंगे अभी तक, छोड़कर चले गए होंगे, आपका भी जाने का मन कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा इनफॉर्मल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हूँ गाइज। नाउ रिटन में भी फॉर्मल, जैसे आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, नोटिस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। इनफॉर्मल, जब आप ईमेल लिखते हैं, मेमोज बनाते हैं, इंस्टेंट मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, राइट, या स्लैक वगैरह से आप चैट एप्लीकेशन यूज करते हैं। तब क्या क्या की फीचर्स रहते हैं गाइस वर्बल कम्युनिकेशन के? देखिए वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड और रिकॉर्डेबल होता है, चाहे वो रिटन हो, ठीक है, राइट, फॉर्मल या चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, अगर ओरल की बात हो तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। इंस्ट्रक्शंस देने में, डॉक्यूमेंटेशन में या इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में काम आता है। जैसे जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो फिर हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ओके। इसके अंदर फॉर्मल
फॉर्मल का यूज करते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. डिस्कस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बहुत सारे स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जो आपके इफेक्टिव मैसेज ट्रांसमिशन को रोक दे. जैसे हिरारिकल लेवल्स, बहुत सारी लेयर्स हैं. आपने सुपरवाइजर को बोला, सुपरवाइजर ने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने सीनियर मैनेजर को बोला, सीनियर मैनेजर ने क्लस्टर मैनेजर को बोला, उसके बाद आपके जोन पे गया, जोन के बाद रीजन पे गया. इस तरीके से जो टॉप पर हिरारिकल लेवल्स की वजह से आपका मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा. जो आपने बात कही वो कहीं और किसी और तरीके से पहुंचाई जाए, अनलेस अनटिल वो रिटर्न ना हो. दूसरा, रिजिड रूल्स और पॉलिसीज जो फ्री कम्युनिकेशन से आपको रोकती हो, वहां पर भी कम्युनिकेट करने में बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं. इन एप्रोप्रिएट चैनल्स, मिसमैच हो बिटवीन मैसेज एंड मीडियम. इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो, अगर एक्सेस डेटा हो, सभी लोग शिकायत ही कर रहे हैं, तो मैं सब लोगों की शिकायत बहुत अच्छे से नहीं सुन पाऊंगा. तो गाइज, मेरी शिकायत है कि आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन कर लें. बहुत सारे नहीं, सिर्फ आप आ जाएंगे तो हमारा चैनल धन्य हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे गाइज. सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4 के साथ भी चलेंगे, राइट? ओके, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड. जब बहुत सारा डेटा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम इसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टेक्निकल लिमिटेशंस हो, आप बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा हो, आउटडेटेड टूल्स हो, राइट? सॉफ्टवेयर ही अपडेट होने लग जा रहा है बार बार जैसे ही आप चैट करते हैं. तो एम्प्लॉय अपडेट्स मिस कर देता है ड्यू टू रिलायंस ऑन नोटिस बोर्ड, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर हमेशा पोस्ट किया जाता था और ईमेल्स उसने देखी नहीं. तो इस वजह से क्या हुआ, ये एक कम्युनिकेशन बैरियर है. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. व्हाट आर द इंटरपर्सनल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल बैरियर्स अराइज फ्रॉम पर्सनल डिफरेंसेस. जनरली इट अराइजेस फ्रॉम कल्चरल डिफरेंसेस, ओके, बिटवीन. ये मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है. एक व्यक्ति बोल कुछ और रहा है, दूसरा व्यक्ति समझेगा कुछ और. की एलिमेंट्स क्या है गाइस? जब आप पहले से ही किसी को जज कर देते हैं, बायस हो जाते हैं किसी बात को लेकर, ठीक, बिना दोनों पक्षों को इफेक्टिवली सुने हुए आप फ्री विल से कोई डिसीजन नहीं लेते. वैसे जनरली 100% कोई बायस फ्री नहीं होता गाइस, ये बात समझिए आप. इमोशनल आउटबर्स्ट और स्ट्रेस, इसकी वजह से भी इंटरपर्सनल बैरियर्स आते हैं. सिलेक्टिव परसेप्शन, कुछ लोगों के बारे में मैंने पहले ही परसेप्शन बना रखा है कि ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से बायस क्रिएट होता है और इंटरपर्सनल बैरियर है. लैक ऑफ लिसनिंग स्किल, आप सुन ही नहीं रहे किसी की, आप सुन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कहे जा रहे हैं, तो यहां पर भी इशू आएगा. कल्चरल और लैंग्वेज डिफरेंसेस, ये एक बहुत बड़ा इशू है. इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं गाइज? एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करें आप. जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसको दोहराएं. अच्छा, आपका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, ठीक है मैं दोबारा समझाता हूं, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये कहता है तो. एम्पैथी को आप एनकरेज करें, फीडबैक आप दें और क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें. प्रोवाइड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉलो अप क्वेश्चंस के दौरान इंस्ट्रक्शंस को बार बार क्लेरिफाई करेंगे तो जो मिस इंटरप्रिटेशन है बहुत कम हो जाएगी. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. उससे पहले मैं आपको अपनी ट्यूशन क्लासेस के बारे में बता देता हूँ. गाइस, यू कैन जॉइन आवर ट्यूशन क्लासेस फॉर सेमेस्टर 2 फॉर MBA HR, MBA BF, MBA फाइनेंस एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और MBA ऑनलाइन, ठीक है, MBA OL या फिर MBA ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए. सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स आपके हैं भाई MMPC 8, MMPC 9, 10, 11, 12, 13, 14. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर्स, इफेक्टिव सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एक साथ पढ़ेंगे. ओके, मशीन एंड मटेरियल मैनेजमेंट, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, सोशल प्रोसेसेस एंड बिहेवियरल इश्यूज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट. टोटल 32 क्रेडिट का है आपका सेमेस्टर 2. ओके, राइट. नाउ तो दीज आर द डिटेल्स. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स के बारे में बताऊंगा तो आप जो है ये आपका बड़ा डिग्री देखने का मन होगा, तो मैंने कहा कि सैम्पल डिग्रीज लगा देता हूँ डेमो के लिए. मान लेते हैं आप MBA HR कर रहे हैं, बैंकिंग फिनेंस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं MBA HR आप कर रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से डिग्री मिलेगी. आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ आपका सीरियल नंबर होगा, राइट. यहाँ आपका
सुंदर सुंदर नाम होगा, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ एमबीए क्लासेस, राइट। एमबीए क्लासेस यानी कि हमारी ट्यूशन क्लासेस, मैंने तो ऐसे लिख रखा है, तो आप सभी लोगों को इस तरीके से मिलेगा। डिवीजन आप सभी लोगों का फर्स्ट डिवीजन आएगा गाइस, 60% इज वेरी इजी टू कवर, ओके। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि विद इन 2 years आपका एमबीए कंप्लीट कराने में पूरी पूरी मदद करेंगे, ओके। तो आपको क्या क्या मिलेगा गाइस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मुझे पता है कि आप में से 90% लोग जॉब करते हैं, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टाइमिंग बहुत ही सूटेबल रहेगी, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हमारे पास है। नोट्स आपको मिलेंगे, प्रोजेक्ट यानी कि जो 3rd सेमेस्टर के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए आएगा, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे, कैसे टॉपिक सिलेक्ट करना है, सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, कहाँ सबमिट करनी है, कैसे गाइड चूज करना है, ये सारी बातें। असाइनमेंट गाइडेंस आपको मिलेगी, एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर्स, ये तो मैं आपको बस, देखिए यूट्यूब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली में आपको यूनिट बाय यूनिट, ये जो आपको जो भी सिलेबस दिखाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से लेकर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग तक आपको हर एक यूनिट इफेक्टिवली पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कैपिटल बजटिंग आ जाए, आपको वर्किंग कैपिटल समझ में आ जाए, वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो इफेक्टिवली समझ में आ जाए, राइट। रिस्क एंड रिटर्न के बारे में आपको पता लग जाए, ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे जब हम बिजनेस लॉस की बात करेंगे तो भाई कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, राइट, बैंकिंग एंड अदर अलाइड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हर एक जो सिलेबस है उसको मैं इफेक्टिवली सिखाऊंगा। हम सिखाने की बात करें, हम यहाँ एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ाते, हम आपको इस पूरे एमबीए प्रोग्राम के दौरान सिखाने के बिहाफ पे पढ़ाते हैं, और फीस बहुत मिनिमल है गाइस। जो हमारी जनरल फीस है, इट इज, आप पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फीस है। कलेक्टिवली आप इसे देखेंगे, इट विल कंक्लूड टू 24,500 रुपीज। वन टाइम फीस विल बी 16,000, और एज ऑफ नाउ द फीस इज 15,000। आप इसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 8,000 ड्यूरिंग द एडमिशन एंड 7,000 इन द वेरी नेक्स्ट 1st वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है, जुलाई से दिसंबर एग्जाम्स के लिए। और अगर आप इसे जनवरी एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो हमारे बैचेस ऑलरेडी जनवरी 1st वीक से शुरू हो चुके हैं, राइट, ओके। तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8284x7 @ 188, राइट। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हैं ही, कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। और हाँ, हम आपको एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाते हैं, अगर आपको पूरी पूरी थ्योरी क्लासेस नहीं लेनी तो एग्जाम क्लासेस के लिए फीस बहुत ज़्यादा कम होती है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, सच्ची में बहुत ज़्यादा कम होती है, सिर्फ अगर आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो, राइट। तो इसके अंदर हम आपको, लेकिन जो रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट के एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें, 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह सब कुछ आपको मिलती है विद इन जस्ट अ फ्यू अमाउंट, राइट। 6 महीने आप पिज्जा खाएंगे तो इससे ज्यादा का बिल आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आता कैसे है, जब भी कोई मैसेज सही से पहुंचे नहीं, उसको समझा ना जाए, या फिर उसके ऊपर हम सही से एक्ट ना कर सके। जनरली ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है नॉइस की वजह से आता है। हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि जो मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा उसमें मैंने कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया था, वहां पे जो नॉइस आती है ना, वही डिस्ट्रैक्शन या नॉइस, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको मैसेज सही से समझ में नहीं आता। एम्बिग्यूअस लैंग्वेज, मान लेते हैं मुझे समझ में कुछ और आ रहा है, आप कह कुछ और रहे हैं, ओके। लैक ऑफ फीडबैक लूप्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, फिल्टरिंग और विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लेते हैं कि आप जनरली, फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, जब मान लेते हैं आप किसी की कोई बात सुनते हैं, जैसे आप अभी अगले क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से सर अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाए, दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग, ओके, राइट। या फिर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने पकड़ ली कि सर तो अभी प्रमोशन ही करा रहे थे क्लास का और आप यहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा आपके साथ। एक्टिव लिसनिंग रखिएगा, इस एक्टिव लिसनिंग, ओके। इम्पैक्ट क्या होता है, डिलेज हो जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी नहीं, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, मिसकम्युनिकेशन की वजह से डेडलाइंस अकर हो जाएंगी और रिपोर्टिंग लाइंस बहुत ज्यादा अनक्लियर हो जाएंगे, ओके। Now let's move to the another topic that comes frequently in exams. Listening. Define listening. Listening क्या होता है guys?
लिसनिंग इज द डेलिबरेट एंड एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन और रिटन मैसेजेस. इट डिफर्स फ्रॉम हियरिंग. हियरिंग क्या होती है? पैसिव होती है. आप देखो, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस है. मैं अगर आप लोगों से कहूं, फॉर एग्जाम्पल, इसमें डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. मैंने आपसे कहा कि ऑल जीब्राज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इसका क्या मतलब? ऑल जीब्राज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बताइए बताइए, क्यों डिफरेंट होते हैं जीब्राज? हम्म. ठीक है. ओके, साउंड्स ग्रेट. देखिए, जीब्रास के बीच में, जीब्रास, दो जीब्रास आपस में एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर पहुंचे कि दोनों की जो स्ट्रिप्स होती हैं, जीब्रास के ऊपर जो लगी हुई स्ट्रिप्स होती है, ब्लैक कलर की जो पट्टियां होती है, जीब्रा देखा होगा गाइस आपने? जेब्रा, जेब्रा, यस, जेब्रा, जेड वाला जेब्रा. ओके, वो जीब्रा, हाँ. ठीक है ना. सो अगर आप पहली बार में ये समझ गए, क्योंकि जेनेटिक्स की वजह से स्ट्रिप्स के पैटर्न्स अलग होते, इसलिए दो जीब्रास एक जैसे नहीं होते. तो आपने एक्टिव लिसनिंग की है. लेकिन अगर आपने सिर्फ ये बात सुनी और आपको समझ में नहीं आया कि इससे मेरा क्या मतलब था, तो ये सिर्फ आपने हियरिंग की है. ओके, राइट. ओके नाउ, सो की फीचर्स क्या होते हैं लिसनिंग के? आपका अटेंशन बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, मेंटल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, और डिस्ट्रैक्शंस आप बिल्कुल हटा देते हैं. ठीक है. इंटरप्रिटेशन, स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग आप समझते हैं, मतलब जो स्पीकर कहना चाह रहा है उसके अंडरस्टैंडिंग को कैच करने की पूरी कोशिश. फीडबैक लगातार देते रहते हैं, रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग. सर, जीब्रा अलग होते हैं, इसका मतलब आपका ये तो नहीं कि उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो जेनेटिक ऑर्डर की वजह से अलग अलग हो जाती है? आपने कंफर्म किया, फीडबैक लिया. रिटेंशन, एबिलिटी टू रिकॉल, जो भी इंफॉर्मेशन आपने सुनी है वो बाद में भी आपको याद आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? कि आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं. बिजनेस में कहाँ कहाँ काम आता है गाइस लिसनिंग? देखिए, डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी जो हो जाती है बहुत इफेक्टिव हो जाती है. इंटरपर्सनल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड होती है. एरर्स मिनिमाइज हो जाते हैं इन इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक. असेंशियल इन नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड टीम कोलैबोरेशन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड लिसनर, आपकी बात सुने, वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक देता रहे, जैसे समझ में आ रहा है, ओके, जी, आगे, ओके, ठीक है. सिर्फ ओके कह नहीं रहा है, वो बिल्कुल समझ भी रहा है. मैं क्योंकि यहाँ करके नहीं बता सकता, इसलिए. अवॉइड्स प्रीमेच्योर जजमेंट और इंटरप्शंस. जब आप किसी को एक्टिवली सुनते हैं, आप अगर एक अच्छे लिसनर हैं, तो प्रीमेच्योर जजमेंट आप नहीं करते. क्लेरिफाई करने के लिए आप सवाल पूछते हैं कि आपका तो ये मतलब हुआ ना, इसका ये मतलब, राइट. और अंडरस्टैंडिंग को समराइज करते हैं. ओके, तो सारा मिलाकर मतलब ये है आपका. बैड लिसनर क्या होता है? जो डिस्ट्रैक्टेड होता है और मल्टीटास्क करता है. जैसे अभी आप दूसरे ऐप पर चले गए थे थोड़ी देर पहले, व्हाट्सएप पर. मुझे पता है आपके ऑफिस से ईमेल्स आ रहे हैं. यस यस, मैं माफी चाहूंगा गाइज. ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा, जिसका आया था उसको कह रहा हूँ, बैड लिसनर. ओके. फिनिशेस अदर सेंटेंसेस और इंटरप्ट्स. कि ओके ओके, रुक जाइए, मैं बताता हूँ. ठीक है, अगर बार बार कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है तो वो बैड लिसनर है. इमोशनली रिएक्ट करना, कम्युनिकेशन में इंडल्ज हो जाना, मतलब कम्युनिकेशन में इमोशनली इंडल्ज हो जाना, बैड लिसनर है. इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर कोई मिस कर देता है ड्यू टू सिलेक्टिव हियरिंग, जैसे जब आपको कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्राइस के ऊपर है कि प्राइस कितना कम हो जाएगा इसका, तब आप सिलेक्टिव हियरिंग कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दें. अगर आप में से कोई भी बायर है, तो आपको ये इफेक्टिवली सिखाया जाता होगा. आई होप कि आपको ये इफेक्टिवली पता होगा कि आप सिलेक्टिव हियरिंग करते समय बहुत ज्यादा लॉस में भी. एग्जाम्पल के लिए, अगर एक परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है तो जो आएगा उसको, लेकिन जो पुअर लिसनर होगा वो एम्प्लॉय के इनपुट्स को डिसमिस कर देगा, बोलेगा कि लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट. एम्प्लॉय को लगेगा कि आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपको तो समझ में नहीं आया मैं जो कह रहा था, राइट. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट्स और ऑफ MMPC 007. आई होप आपको ये वीडियो इफेक्टिवली समझ में आया होगा. गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर. चैनल भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है. वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो. थैंक यू ऑल.
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइस आर रियली ऑसम।